Ladies and gentlemen, welcome once again to the India Today Mumbai Conclave, where we are joined by a very special person, a familiar face at our conclaves, and someone who often speaks about India's green revolution, particularly in the context of what he's doing with our eco-friendly cars and so much more. But while we will also speak about that, Mr. Nitin Gadkari has a unenviable knack of being in the news for other reasons as well. And therefore, please welcome the Minister for Surface Transport, Road, Highways, the irrepressible Nitin Gadkari. Thank you. Gadkari ji, as I said, हमारा टॉपिक ग्रीन एनर्जी का है, लेकिन हम कुछ लाल बत्ती पहले लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने हेडलाइन बना दी कि नितिन गडकरी को ऑपोजिशन ने ऑफर किया था प्रधानमंत्री पद चुनाव के पहले। आज बता दीजिए कौन था जिन्होंने आपको ये ऑफर की थी और किस तरह से, किस पूरी पार्श्वभूमि पर ये आपने ऑफर ठुकराया। Who will reject an offer to become Prime Minister? क्या हुआ, असली कहानी आज बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज ही नहीं, बहुत बार अनेक लोगों ने मुझे ये कहा और मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई है। मैंने ये बात जिस रेफरेंस में कही थी कि हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। और मैं पत्रकारों को अवार्ड देने के कार्यक्रम में गया था, तब मैंने उनको ये कहा था कि हमारा कन्विक्शन हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूं और मेरा कन्विक्शन, ये मेरा लाइफ कन्विक्शन है जो आइडियोलॉजिकल है, इसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये कहते हुए जब मैंने उनको कहा था कि ऐसे जब मुझे प्रपोजल दिया तो मैंने कहा, व्हाई यू वांट टू मेक मी प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाई शुड बी प्राइम मिनिस्टर? सो to become a prime minister is not my ambition in my life. No, but you were offered prime minister. चुनाव हुए अप्रैल में 2024 में। ये ऑफर कब आया, किसने दिया? चुनाव के पहले भी बहुत आए, चुनाव के बाद में भी आया। चुनाव के बाद भी आया, यानी नतीजों के बाद में आया। 4 जून को जब नतीजे मिले आए, तब भारतीय जनता पार्टी 240 तक पहुंच गई थी। हालांकि सरकार उन्होंने बना ली, उसके बाद भी आपके पास ऑफर आया। ये सब बातों का चिंतन और विचार करने का पूरी तरह अधिकार आपको दिया है। मैं सिंपली इतना ही बताना चाहता हूं कि मुझे जब ऑफर किया गया तो ऑफर स्वीकारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और इसलिए मैंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। आई एम विथ माई आइडियोलॉजी, इट इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन और मैं उसके साथ काम। No, but let's get it clear. You were offered, Nitin Gadkari is telling the India Today conclave, you were offered by an opposition leader presumably to become prime minister before the elections and even after the मुझे elections. लगता है कि मैंने आपके सब सवालों का जवाब दे दिया है। नहीं सर, आप जो मुझसे निकालना चाहते हो निकलेगा नहीं, तो आप प्रयास मत करिए। नहीं, किसने दिया आपको ऑफर? जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, मैं कोई फ्रेंड, आपके दोस्त तो चारों तरफ है। देखिए, मैं कहीं चौक पर खड़ा नहीं हूं और ये ऑफर किसने दिया ये बताना, ये इथिक्स के हिसाब से कभी ठीक नहीं होता। आपके और मेरे बीच में भी जब प्राइवेट बातचीत होती है तो उसका दूसरों को रेफरेंस देना ये ठीक नहीं होता। महाराष्ट्र के लीडर ने दी या? मैं कोई लीडर वगैरह का नाम नहीं लेना चाहता और मुझे कोई लेना भी नहीं है। और आप इसमें कितना भी पूछोगे तो मुझे पता है आपको क्या जवाब चाहिए, वो मेरे से मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना, आप ठीक है, आप नहीं बताएंगे, हमको पता है कि आप नहीं बताएंगे, हम गेस कर सकते हैं हालांकि, लेकिन हम गेस भी नहीं करेंगे आज की स्थिति में। लेकिन इतना तो लोग सोच सकते हैं ना कि नितिन गडकरी को विपक्ष देख रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक ही मंत्रालय है, 10 साल से आप चला रहे हैं, आपको बीच में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हटा दी जाती है। कभी आपको भी लगता है कि आपको उससे भी ज्यादा सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए? आप पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी में आपने अलग अलग पदों पर काम किया हुआ है, तो ऐसे में जो विपक्ष को लगता है वो आपके पार्टी को लगता है कि नहीं लगता है, ये सवाल उठता है। मुझे आज पता होगा कि आप पत्रकार के साथ भविष्यवेत्ता भी है। देखिए, मैंने अपना बायोडाटा कभी छापा नहीं, मैं किसी को कुछ मांगने के लिए कभी गया नहीं, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। आई ऑलवेज फील दैट द पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं 5-10% पॉलिटिक्स करता हूं, 95% मैं सोशल वर्क करता हूं।
मैं अपने साथ ये काम करते हुए अनेक सालों से आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप क्या पूछते हो और क्या बोलते हो इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, और क्या सोच रहे कौन उनसे भी कोई लेना देना नहीं। नहीं, बट नितिन गडकरी जी, एज यू आर स्माइलिंग अवे, why is no other BJP politician asked by the opposition आप प्रधानमंत्री बन जाओ? आप में वो क्या खूबी है कि ये लोग सब आप ही को बोलते हैं? आई सॉ इट बिफोर 2019 इलेक्शन, 2024 कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो नितिन गडकरी का नाम आगे होता है. आर यू सीन परसेप्शनली एज बीइंग पार्ट ऑफ एन एंटी मोदी कैंप, इसलिए आपका नाम आगे होता है, या बिकॉज यू आर सीन टू बी दिस कोलिशन फिगर जिसके दोस्त चारों तरफ है, आपका और राजनाथ सिंह, ये दोनों व्यक्तियों का बीच बीच में नाम चलता है? मुझे लगता है आपके पास सब खूबी है, आप बड़े ज्येष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत पुराना अनुभव है। इस सब विषयों पर चिंतन करना, मनन करना, कमेंट्स करना, ये सब आपका ही अधिकार है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप ही करते जाइए। बट व्हाई योर नेम? I don't want to make any comments. So are you seen, would you concede that you are seen as a coalition builder in an age where now we have a coalition government in Delhi, someone who can work with others? That is the reason नहीं, आपका नाम चल रहा है. आपके सवालों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, न मेरा कोई प्यार है, न मैं कहीं कुछ मांग रहा हूँ, न मुझे कुछ बनना है, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि इसका क्या है करके। चलिए सर, हम और आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं, जी, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनके चिंतन के लिए सब विषय आप लिखते रहिए, आप बोलते रहिए ताकि लोगों को भी समझेगा। सो यू वांट द स्पेकुलेशन टू गो ऑन? नहीं, ये मैं नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कोई आपके एक भी सवालों से न मेरा कोई संबंध है, न कोई मैं जवाब देना चाहता। नितिन जी, मुझे पता है कि आप इतने जल्दी तो नहीं, हमको दोबारा उस टॉपिक पर आना है, लेकिन उससे पहले अब 10 साल आप सरकार में निकाल चुके हैं और आप कहीं भी कोई भी कॉन्क्लेव में जाते हैं, आप बड़े बड़े आंकड़े कहते हैं कि भाई हमने इतनी बड़ी सड़कें बनाई हैं, इतना बड़ा हमने रोड नेटवर्क तैयार किया है, लेकिन सालों साल एक समस्या से अभी तक आपको हल नहीं मिल पाया, वो जो है सड़कों पर गड्ढे, नंबर 1। नंबर 2, कई बार ये खबरें आती है कि 1000 करोड़ की सड़क बनती है, हाल ही में उसका जिक्र हुआ था, और टोल उस पर जो वसूल किया जा रहा है वो 1000, उससे भी ज्यादा करोड़ों का टोल उस पर वसूल किया जा रहा है। अब ये जो आपके डिपार्टमेंट पर हमेशा उंगली उठाई जाती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने वचन प्रॉमिस बहुत कर लिया, आपने हरियाणा चुनाव में जाके पिछले साल कहा था कि मैं यूएसए जैसी सड़कें बना दूंगा पिछली बार, अभी भी जाके आप 2 महीने के बाद हमको समय मिलेगा तो हम बना देंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। तो वचन बहुत हो गए, लेकिन उसकी पूर्ति कब होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले बात तो ऐसे साहिल, मेरी कोई जबान अगर खाली गई होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। ये तो किसी भी पार्टी के आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी जाओ, जो बदलती हुई तस्वीर है वो तो सब जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब रोड पे प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और दूसरी बात एक है कि हमारे यहाँ डांबर के रास्ते, बिटुमिन के रास्ते बनते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, पिछले आप मुंबई में रहते हो, मुझे बताओ ऐसा कौन सा साल था जहां पानी भी बहुत आया और गड्ढे नहीं पड़े रोड पर? यह टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जब बरसात, आज सुबह 200 mm बरसात हुई है तो डांबर उखड़ जाता है। इसके ऊपर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मुंबई में था, ये वर्ली बांद्रा मैंने बनाया, इस पर गड्ढे नहीं है। उस समय में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया 97, 98, 2000 में। आज 25 साल हो गए, उस रोड पर एक भी गड्ढा नहीं है। उस समय 2 लॉबीज थी, एक बोलती थी बिटुमिन का बनाओ, एक बोलती थी कंक्रीट का बनाओ। तो पहली बात यह है कि कंक्रीट पर गड्ढे नहीं पड़ते, पर कंक्रीट में जो राइडिंग क्वालिटी होती है, वो कंक्रीट बहुत हार्ड होने के कारण जो बिटुमिन रोड पर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो उसमें नहीं रहती। तो आज देश में 2 प्रकार के विचार है कि कंक्रीट रोड या बिटुमिन रोड। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 2-3 सालों से बरसात का प्रमाण इतना बढ़ रहा है कि अच्छा बनाया हुआ रोड भी उखड़ जाता है, और ये वर्ल्ड में होता है। और जब ये अभी बरसात 1 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर ना इसकी चर्चा कहीं होगी। मैं पूरा आपका जवाब देता हूं। लेकिन सर, सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जब चुनाव में जाते हो तो आप कहते हैं मैं अमेरिका जैसे सड़कें बना दूंगा। ये अमेरिका का एग्जाम्पल क्यों देना पड़ता है? क्यों नहीं आप कह सकते कि भाई 10 साल मैंने काम किया हुआ है, मैं यहां पर भारत जैसी सड़कें आप अमेरिका में आपको मिलेंगी? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मालूम नहीं आप कहां कितने घूमे हो। आप कश्मीर से मनाली से शुरुआत करो। जोजिला टनल जो बन रही है एशिया की सबसे बड़ी,
फिर झेड़मोर टनल बनी है, फिर श्रीनगर में आओ, श्रीनगर से जम्मू 18 टनल बनी है, फिर कटरा एक्सप्रेस है, कल ही मैं उधर था परसों। आप बहुत से रोड ऐसे जिसके ऊपर गड्ढे नहीं है। पर यह भी बात सच है कि कुछ जगह पर गड्ढे पड़े हुए जो रोड बनके 5-5, 6-6 साल हुए। मेरा आपको यही कहना है कि रोड पे गड्ढे होना ये की भी जिम्मेदारी हमारी है। यानी मैं ये मानता हूं कि हमें अच्छे रोड देने हैं, और इसलिए अभी हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि बिटुमिन रोड पर जब हम बनाते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड्स में, अभी मुंबई आईआईटी में इसका बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, वर्ल्ड के एक्सपर्ट आए थे, हमारे इंजीनियर्स को मैंने भेजा था, मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था, और एक अल्ट्राटेक कंपनी ने एक डेवलप की थी टेक्नोलॉजी, व्हाइट टॉपिंग। इसके ऊपर 8 इंच सीमेंट कंक्रीट की लेयर तैयार होती है। मैं नागपुर का हूं, वहां का सांसद हूं, मेरे शहर में पूरे कंक्रीट रोड है, लगभग गड्ढे नहीं मिलेंगे आपको। तो अब इसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा बरसात भी आएगी तो भी हम लोग, अभी आज ही मैंने उस फाइल पर साइन की है, और अब व्हाइट टॉपिंग करेंगे जिससे गड्ढे नहीं होंगे। इसी बट द प्रॉब्लम गडकरी जी, हाईवे बड़े अच्छे बने हैं। आप पुणे चलिए, फॉरगेट अबाउट गड्ढे, पॉटहोल, ट्रक होल हो गए हैं। आप बंगलोर चलिए, आप हरियाणा से हाईवे से किसी भी गांव में चलिए, वहां के रास्ते कैसे हैं। तो ऐसा लगता है हाईवे तो ठीक ठाक बन गए, लेकिन रास्तों का क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। आपके प्रॉब्लम का सही उत्तर यह है कि मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूं, और जो रोड गांव में जाते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है। राइट, बट द सिटी रोड्स आर आल्सो बैड। जस्ट ए मिनट, मुझे क्लियर करने दीजिए, नहीं तो आप दूसरी बात मेरे पे चिपका दोगे। नहीं, मैं आप पे नहीं चिपका रहा हूं। पहले दूसरी बात यह है कि स्टेट हाईवे के रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, रूरल कनेक्टिविटी के रोड होते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो मैंने देश के लिए एक बहुत अभूतपूर्व योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके कारण 4.5 गांवों में रोड बने थे। तो हर जगह पर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग अथॉरिटी और एजेंसी जिम्मेदार है। जहां तक नेशनल हाईवे की बात है, जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब दिल्ली मुंबई हाईवे जैसे बन रहा है, अब मैक्सिमम जगह पर प्रॉब्लम नहीं है, पर 2-3 जगह पर प्रॉब्लम आए हैं, और प्रॉब्लम आने के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी होती है, और कॉन्ट्रैक्टर को वो मेंटेन करके वो अच्छा करना पड़ता है। और दूसरी बात, कभी कभी डिजाइन्स में प्रॉब्लम आते हैं, हम वो डिजाइन्स के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको अभी कहा कि बिटुमिन के जगह पर अगर हम ये जो व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आए। सर, मैं आपको एक बार फिर एक दूसरे रास्ते पर ले आता हूं। वी आर इन मुंबई, दिस इज इन महाराष्ट्र, इज गोइंग टू हैव पोल्स इन 7 वीक्स। Yesterday or 2 days ago, there was a BJP meeting in Aurangabad. Amit Shah ji was there, Devendra Fadnavis was there, all the top BJP leaders were there. Nitin Gadkari not there. Couple of weeks ago, there was a BJP meeting in Pune. All top BJP leaders were there. Nitin Gadkari was not there. वहां तो होर्डिंग्स भी लगाए थे आपके। यहां जो पब्लिक में बस है कि नितिन गडकरी रूठे हुए हैं। You don't want to get involved in this Maharashtra election. You are happy living in Delhi. ये महाराष्ट्र की किचकिच में पड़ना नहीं है। And the reason is you believe someone in your party tried to defeat you in Nagpur. Today you must tell us the truth. Do you believe somebody tried to defeat you in पहला Nagpur? ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो आप, ये पहला ट्रूथ है। हाँ, यस यस, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात यह है, कौन सा झूठ सा? पूरा जब पूरा बोल रहे हो वो पूरा झूठ है। मतलब आप औरंगाबाद नाराज है नहीं झूठ का। सुनो तो पूरा, आप जब पूछते हो थोड़ा सुनो। सर बट मैं जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के टूर पर परसों था। Yes. कल मैं हरियाणा में था और सुबह बेंगलोर में था कार्यक्रम के लिए। और इसलिए पार्टी के प्रचार अभियान में मैं जब जम्मू कश्मीर में मेरी 4 सभाएं थी तो मैं नागपुर में रह नहीं सकता था। मैंने ये बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई थी। पार्टी के अध्यक्ष बावनकुळे ने बताने के बाद में भी तुम्हारे जैसे अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, ये मेरे सामने सवाल है। और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है, झूठ है, और मैं कोई किसी पे नाराज नहीं। Why are you going to Jammu and Kashmir and Haryana when you are the leader of the one of the faces of the BJP in Maharashtra? मेरे पार्टी ने नेशनल कैंपेन के लिए मुझे आदेश दिया था और मैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 3-3 दिन जा रहा हूं। मेरी 3-3 सभाएं थी, 4 सभाएं हुई इस दिन,
और वहां कैंपेन में चुनाव चल रहा है। नहीं, लेकिन नितिन जी, और आपको एक बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ जी। तो मेरा चुनाव छोड़कर मैं 55 जगह पर प्रचार के लिए गया था। तो ये गलत है। जब आपने पुणे की बात की, मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं जा सर, पाया। राजनीति में वायरल इन्फेक्शन की वजह से मीटिंग अटेंड नहीं करना, इसके बहुत मतलब निकाले जाते हैं। इसके लिए शायद ये मतलब देखो, निकाला मैं होगा। उनमें से नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी को। जो है वो आप जो बता बोलता हूं वो स्ट्रेट बात करता हूं। मैं जो बता रहा हूं उसमें कोई झूठ नहीं, वो प्रैक्टिकल स्थिति है। आप जितने इसको ट्विस्ट करके बातें करें वो 100% झूठ है। ठीक है। और मैं जम्मू कश्मीर में था, पार्टी की जिम्मेदारी थी, पार्टी के अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी दी थी उसके लिए प्रचार के लिए था वहां पूरा। तो मैं नागपुर में कैसे बता के गया था। लेकिन आपकी मार्जिन, आपने इतना काम किया नागपुर के लिए, लेकिन आपकी मार्जिन कम हो गई लोकसभा में। और मैंने आपके किसी आपका सब्जेक्ट तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पर था। ये पोल्यूशन करने वाली बातें क्यों कर रहे हो आप? सर, आप जरा सब्जेक्ट पर तो आइए। आप नेता जैसा मत करिए। नहीं, हमारे नेता ऐसे होते कि जो विषय को छोड़कर भलते विषय पर बात करते नहीं, बिकॉज महाराष्ट्र नीड्स क्लैरिटी। व्हाट इज नितिन गडकरीज रोल एट द मोमेंट? जैसे मैंने कहा, आपने नागपुर में बहुत काम किया है, इसके बावजूद आपका मार्जिन कम आया लोकसभा में। आपके किसी नजदीकी से मैंने बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ कंस्पिरेसी इन द बीजेपी टू डिफीट नितिन गडकरी। सही है, गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। मुझे तो आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने ही ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी, तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था। तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें हुआ। सर, मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं यही सवाल आपको, इसलिए ये सवाल पूछना है, इसलिए आप ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जाइए ना। आएंगे, आएंगे। पहले पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप पॉलिटिकल जो पूछ रहे, दुर्भाग्य से आपकी कोई बात का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। नहीं, ठीक है, तो मैं व्हाट इज ये हमारे लिए छोड़ दो, राजनीतिक नेता बोलते हैं। व्हाट इज योर रोल इन महाराष्ट्र? व्हाट इज नितिन, आर यू ओनली हैप्पी इन बीइंग रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन दिल्ली? आपका कोई रोल रहेगा? आप मेरे रोल की बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। मुझे कोई लेना देना में मंत्री बनूं या प्रतिष्ठा सम्मान मिले। आई ऑलवेज फील दैट द पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं अपने काम करते रहूंगा और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। सर, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ फिर कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के निरीक्षक आए हुए थे और उन्होंने पूछा वहां पर कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए? यही एक्सरसाइज बीजेपी ने पूरे देश में किया, बजाय सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के, लखनऊ में नहीं किया या फिर वाराणसी में नहीं किया। आपके ही कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि बाकी जगह पे नहीं हो रहा, यहां पर नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और इसीलिए सवाल बार बार यह पूछा जा रहा था कि पूरे विदर्भ में जहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल नजर आ रहा था, आप ही एक ऐसे थे कि जहां पर इस तरीके का एक्सरसाइज किया जाता है। और आपको बड़े नेताओं की बात करें हम तो, और विदर्भ में जब बीजेपी का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, आप अकेले जीत कर आ गए क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स सारे जगह पे ठीक ठाक थे, इसीलिए ये हो पाया ऐसा लगता है। और इसीलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को, सिस्टम को समझिए। अभी देवेंद्र जी जहां से लड़ने वाले हैं वहां भी पूछने के लिए निरीक्षक आए। सर, लखनऊ में नहीं गए, वाराणसी में नहीं गए? लखनऊ में भी गए, वाराणसी में भी गए, और सब कार्यकर्ताओं का मानस जाना, पूछा गया। ये लोकतांत्रिक पद्धति है और उसके बाद उसका रिपोर्ट केंद्र में आया। ये कोई अलग नहीं हुआ ऐसा कुछ। सर, मैं आखिरी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा और वो ये है, अगले साल आरएसएस के 75 साल हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं। आप आरएसएस से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। ये जो स्पेक्यूलेशन है ये है कि अगले साल शायद मोदी जी अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचे या आरएसएस कहे कोई नए नेतृत्व हो, तो नितिन गडकरी जो आरएसएस के बड़े लाड़के हैं, बड़े नजदीक है, क्या नितिन गडकरी को एक तरह से प्रमोशन दिया जाएगा? ये जो अटकलें लगाई जा रही है, इस पर आज बता ही दीजिए। मैं बता ही देता हूं।
तुम्हारे जैसे लोगों को अटकलों पे चलने का जो काम चलता है वो चलते रहना चाहिए। मैं कोई रेस में नहीं हूं आज No तक। race. हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कोई अपना कटआउट लगाया नहीं, किसी के बायोडाटा दिया नहीं, कोई लफड़े लोचे में नहीं हूं, मैं अपना काम करते रहता हूं। और रही बात आरएसएस की, आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं। और रही बात मोदी जी की, तो आप एक काम करिए, आप बहुत अनुभवी कुशल पत्रकार है, आप मोदी जी को पूछिए, आरएसएस को पूछिए, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछिए, उनके सवाल मुझे क्यों पूछते हो? How is your relationship with Modi ji? अच्छी है, Very good? Good? Yes. Not so good? वेरी गुड। Very good. हाँ, आप चाहते कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, पर माई रिलेशन इज वेरी गुड। Okay. Okay, just wait. Gaurav Gogoi, you're here. If someone can give the mic to Gaurav Gogoi, वो deputy leader है Lok Sabha. Gaurav Gogoi, if you had to choose a BJP leader who you think can manage a coalition, would Nitin Gadkari fit your bill? Would you be more comfortable with Nitin Gadkari? Rajdeep, I told you that I learn a lot from BJP leaders also. And like Nitin Gadkari ji says, आप जो मेरे से निकलवाना चाहते हैं मैं बोलूंगा नहीं। अब आप कहोगे कि नितिन गडकरी के मदद के लिए अपोजिशन वाले भी आए, इसका रहस्य क्या है? नहीं, हम ये कहेंगे कि गौरव गोगोई ने अटकलें बढ़ाई, कहा कि हम नितिन गडकरी को पसंद करते हैं। अरे भाई, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो ये उस व्यक्ति का चॉइस है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास जब भी कोई भी पार्टी का एमपी एमएलए आता है तो मैं डिपार्टमेंट में ये कहता हूं कि जो लीगल काम है वो सबका होना चाहिए और गलत काम अपने का नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी का अनुकरण कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस राजनीतिक शैली से आते हैं, जमाने से, जहां विपक्ष और सरकार के बीच में अच्छे रिश्ते होते थे। विपक्ष का काम हो, सरकार का काम हो, अगर लीगल होता था तो वो होता था। अब देखा गया कड़वाहट आई, यही महाराष्ट्र में भी देखिए, सरकारें गिरती है, लेन देन होता है। क्या नितिन गडकरी को लगता है ये सही दिशा है जो राजनीति जा रही है? कहीं ना कहीं जो बड़ी तस्वीर अब बताइए, क्या आपको लगता है कि हमें इस कटुता से आगे निकलना है? तो पहली बात तो मैं 3 महीने के बाद मुंबई आया। मेरा आजकल आना जाना बहुत कम होता है। आजकल दिल्ली से नागपुर फ्लाइट होती है, तो महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में मुझे ज्यादा ओवरऑल इंडिया, क्या इंडिया की राजनीति में कटुता बढ़ी है और इससे आपको अफसोस होता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी रूलिंग पार्टी में होते हैं, कभी अपोजिशन पार्टी में होते हैं। विचार और कार्यक्रम के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर हमारे बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। यही विचारों का वारसा अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने दिया और उन्होंने इसी प्रकार से काम किया है। और मोदी जी भी आज एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीए के सभी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और आज भी हम सबके बीच में अच्छे रिश्ते प्रस्तावित करके आगे जाना। तो नितिन जी, ये खबरें क्यों आ रही है कि आपको महाराष्ट्र में आप यहां पर रुकेंगे, आपको स्टार प्रचारक बनाकर यहीं पर आपको रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है महाराष्ट्र में। तो ये खबरें बार बार क्यों आ रही है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आपको यहां पर हो? मैं पिछले लोकसभा में 55 लोकसभा जगह सभाएं मैंने ली रैली। सर, प्रचार करना अलग बात है, लेकिन पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पार्टी का फेस बनना या पार्टी को रिवाइव करने के लिए कोशिश करना आप अलग। शायद जानते नहीं, मैं पहले भी फेस था, आज भी और कल भी रहूंगा, क्योंकि मैं ये मुंबई में पार्टी का अध्यक्ष था, मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। ये मुंबई के 55 फ्लाईओवर से लेकर ये सब काम उस समय करने का मौका मुझे मिला। फिर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, फिर मैं दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बना, तो मेरा तो ग्रास रूट से महाराष्ट्र से संबंध ही है। सर, लेकिन ये बताइए, जून के बाद किस तरह से पॉलिटिक्स बदला है? आपने 2-3 बार कहा एनडीए की सरकार, जो मोदी 3.0 है या एनडीए 3.0, उसमें और जो पहले 2 सरकारें हुई, सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं। 10 साल में मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, इसके लिए हमने 10 साल में काम किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1947 के बाद ये 75 साल जो पूरे हो रहे हैं, कम से कम अनेक क्षेत्रों में जो काम पिछले 60-65 साल में नहीं हुए, वो 10 साल में हमने करके दिखाए
और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस क्या होता है, ये पहली बार लोगों नहीं, को। बट पिछले 5 महीनों में कोई फर्क आया? क्योंकि अब गठबंधन है, आप तेलुगु देशम से बात करनी पड़ती है, जेडीयू से बात करनी पड़ती है, कोई फर्क पड़ा है कि नहीं डिसीजन मेकिंग में? विपक्ष कहता है यू टर्न सरकार हो गई है, वक्फ बोर्ड हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, लैटरल एंट्री हो, इन सब विषय पर आपको पीछे हटना पड़ता है। हम तो, मुझे नहीं पता, मैं चंद्रबाबू नायडू मुझे अच्छे मित्र है, हर बार मिलते हैं, जो हम दोनों के बीच में मालूम नहीं हुआ, आपको कैसे मालूम हुआ? वो कभी 2-3 बार दिल्ली आए हैं और हमको पूछना पड़ता है अगर ये बातें आपने कहां से लाई, आपके पास कोई प्रूफ है इसका? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कोalition गवर्नमेंट और देखिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट में कोई फर्क है या नहीं? देयर इज ए गुड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द ऑल एनडीए पार्टी। कंप्लीट नो ये प्रॉब्लम। 5 साल चलेगी सरकार 100% चलेगी, मोदी जी के नेतृत्व में? बिल्कुल 5 मोदी साल जी के चलेगी। नेतृत्व में चलेगी, नो प्रॉब्लम। ये कह के जब आप हंसते हैं ना तो उस अरे मैं वैसे भी हंसता हूं, मेरा हसतमुख स्वभाव है। हमारे महाराष्ट्र के एक नेता थे जी। बहुत अच्छे व्यक्ति है जी, महाराष्ट्र में, बहुत, मैं उनको हसतमुख कहता था। सुशील कुमार शिंदे। तो उस समय विधानसभा में रहता था, जी। बोले एक देशमुख है और दूसरे हसतमुख है। तो आप नहीं, लेकिन आपके आप हंसी के हंस रही हैं। पीछे, आपके हंसी के पीछे का राज क्या है वो लोग जानना चाहते हैं कई बार, कि आप अपने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके लिए आप खुश हैं, या आपको लगता है कि अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी जो है वो है, ऐसे ही चलेगा, इसके लिए आप खुश हैं? नहीं, मेरे को पहली बात तो ऐसे कि आप लोग ऐसा क्यों इंटरप्रेट करते मेरे समझ में नहीं आता। मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि मैं 95% सोशल वर्क करता हूं, न मैं मीडिया से डरता हूं न लोगों से डरता हूं। मैंने अपने चुनाव में भी मेरा एजेंडा लोगों को बताया, ये मेरा एजेंडा है, और ये भी कहा कि तुम मुझे वोट देना तो दो, नहीं देना तो आपका अधिकार है, पर एक बात याद रखना, जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी करूंगा। मैं अपने आप में अपने विचारों से चलता हूं और मेरे को कोई राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं है, और जनता का प्रेम, विश्वास, यही राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी कसौटी होती है। इस बातों में बहुत नसीबवान हूं कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स, सब लोगों के मन में मेरे प्रति प्रेम है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा और समाधान का विषय। सर, केवल पॉलिटिशियन नहीं, बिजनेसमैन, मैं कई बिजनेसमैन को मिलता हूं मुंबई में, वो कहते हैं नितिन गडकरी इज द वन पॉलिटिशियन हु अंडरस्टैंड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि मैंने फाइनेंस में किया है। सो आर यू अ बिट ऑफ अ बिजनेसमैन? यू सेड सोशल करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर पॉलिटिशियन भी हो। मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूं। सोशल एंटरप्रेन्योर। हाँ, प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई नेता साधारणतः ऐसे काम नहीं करते। मैं जो कतरन निकलती है ना, उससे गालीचे बनाता हूं। 1500 महिलाओं को ट्रेन किया। अभी 400 रुपए में मैंने कॉटन की साड़ी बनाई है। मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूं, मैं बायोफ्यूल बनाता हूं, मैं प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनाता हूं। विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, उनके आत्महत्या न हो इसलिए मैंने अपने जीवन को लगा दिया है। और आज मेरा टर्नओवर मेरे प्रोजेक्ट का, जिसका मालिक मैं नहीं हूं, मैं उद्योगपति नहीं हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूं, जिसमें हजारों लोग हैं जिनका भाग शेयर में है, और मैं टर्नओवर 2,500 करोड़ का है और 15,000 लोगों को रोजगार दे। मेरी अड़चन क्या है राजदीप, कि तुम्हारे जैसे लोगों को लगता है कि ये जो करता है ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और इसलिए मैं इंडस्ट्री रहता तो मैं आज टनल, रोड, ब्रिजेस का एक्सपर्ट हूं। फाइनेंशियल मार्केट में, मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में मेरा गुडविल है कि जब मैं इन्विन बॉन्ड में गया था अभी, तब 7 दिन के बजाय 7 घंटे में 7 टाइम्स बॉन्ड इशू सब्सक्राइब हुआ। मैं यही मुंबई में था जब मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, तो मैंने ये पूरे फ्लाईओवर, 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा और मुंबई पुणे के लिए मार्केट से 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। तब धीरूभाई अंबानी थे और रतन टाटा थे, दोनों ने मुझे कहा आप तो हमसे भी होशियार निकले वो। तो मैं, पहली बात तो है कि क्रेडिबिलिटी ये बहुत बड़ी बात होती है। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और राजनीति में तो क्रेडिबिलिटी मिलाना बहुत कठिन है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। तो क्या नितिन जी, आप आपके डिपार्टमेंट के लिए सरकारी तिजोरी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है? आप बार बार ये एग्जांपल देते रहते हैं कि मैंने मार्केट से पैसा जनरेट किया, और आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी चुनाव जीतने के लिए खास करके
बड़े बड़े पैसे दिए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, पूरे पूरे देश भर में अलग अलग योजनाएं उस तरीके से लाई जाती है। लेकिन सड़क बनाने के लिए हमने कभी देखा नहीं कि आपने कहा कि सरकार से मुझे बजट में इतना हिस्सा चाहिए या बजट में आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा। अब तुम मुंबई में रहते हो, थोड़ा अध्ययन एक बार कर लीजिए इस बात का कि मैं शिपिंग मिनिस्टर था, मेरा बजट था 800 करोड़ का, और मैंने सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया था 16 लाख करोड़ का, और बजट में पैसे नहीं थे, और आज 12.5 लाख करोड़ के काम हुए। इनकी ब्रह्मपुत्रा में मैंने 9 जगह रो रोपैक्स लगाए, पोर्ट्स डेवलप किए और उसको मोनिटाइज किया। अब मैं रोड में हूं तो मेरा बजट बहुत अच्छा है, 2,80,000 करोड़ का बजट है, बजट की कमी नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि देश का ग्रोथ रेट अगर मल्टीप्लाई करना है तो बजट से 2 गुना ज्यादा पैसा अगर हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लाएंगे तो सक्सेसफुल होगा। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। मथुरा में मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, 80 MLD जो गंदा पानी था, स्लज, मैंने उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी में किया, और वो प्रोजेक्ट ऐसा किया कि 40% सरकार देगी, 60% इन्वेस्टर लाएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी टेंडर में आई, और बाजू में मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी। वैद्य साहब उस समय चेयरमैन थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला आपको रिफाइनरी में पानी लगता है, कहां से लेते हो? बोले यूपी सरकार से। कितना पैसा देते हैं? बोले 25 करोड़। मतलब 5 करोड़ कम होंगे, आप 20 करोड़ दो। और मैंने उनसे टाइप किया और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में 80 MLD का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया। जो 100 रुपए का काम है वो 40 रुपए में हुआ। मैं अपने खुद शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं 9 साल से, 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट की मनी को हम बेस करके पकड़कर पब्लिक प्राइवेट करेंगे और कैपिटल मार्केट से खड़ा करेंगे तो जनता को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए वो 3 गुना ज्यादा हम दे सकते हैं। लेकिन आरोप इसी वजह से होता है ना, आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप शिपिंग मिनिस्ट्री में सागरमाला करते हैं, बट आपको एंड में एक ही मंत्रालय मिलता है 10 साल के बाद, रोड करी। एक तरह से आपका नाम बन गया रोड करी, गडकरी जी को रोड करी, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर स्किल्स। व्हाई डज गवर्नमेंट नॉट यूज यू? यू शुड बी इन द टॉप 4। आपको मालूम है वाटर रिसोर्स मंत्री था, MSME का मंत्री था, शिपिंग का मंत्री था, फिर रोड का मंत्री हूं मैं, तो सब मंत्रियों के काम पर बाकी मंत्रालय से आपको क्यों हटाया गया? इसीलिए लोगों को लगता है बिकॉज नितिन गडकरी इज अ सक्सेसफुल मिनिस्टर, बिकॉज व्हेनेवर इंडिया टुडे हैज अ पोल यू आर इन द टॉप 5 मिनिस्टर्स। इसी वजह से कुछ लोग दिल्ली में आपसे जलते हैं, और उस जलन की वजह से वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सच है या गलत है? देखो, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता और ना कोई किसी को पीछे डालता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था कि पानी में जितने वजन की वस्तु डालो उतना ही पानी ऊपर आता है। इफ आई डिजर्व फॉर इट आई विल गेट इट। और मैं अपना काम करते रहता हूं। यू हैव नो एम्बिशन? नो ऑब्जेक्शन। यू हैव नो एम्बिशन? फाइनेंस मिनिस्टर वन डे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। आप फाइनेंस के आप खुद कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर बनना नहीं है, और मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, यू टेक इट फ्रॉम। तो आपको सिर्फ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर हार्ट टुडे। बिल्कुल। मैं राजनीति में कुछ बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजनीति में अगर कभी आप समय निकलेगा तो एक बार नागपुर आइए, मैं विदर्भ तक अपना कार्य क्षेत्र करता। आप देखिए, मैं वाशिम से लेकर कड़चुरी 1200 एकल विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में चलाता हूं। वहां थोड़ी मुझे चुनाव लड़ना है। बेसिकली आई एम ए सोशल वर्कर। आई बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं काम करता रहा हूं, राजनीति में आया, चलते रहा हूं। सर 10 साल तक एक ही मंत्रालय आप अपने पास रखे हुए हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि नए मंत्रालय में काम करना चाहिए? सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आपके पास 2014 से लगातार आपके साथ में, बीच बीच में आपने अलग अलग मंत्रालयों के नाम भी गिनवाए। क्या कभी नहीं आपको लगता कि नया बाकी सारे मंत्रियों के मंत्रालय सफल होते रहते हैं? सवाल का जवाब है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। सर मैं आखिर में पूछूंगा, देयर इज अ लवली पिक्चर ऑफ अ ग्रीन कार। मैं अब सोच रहा हूं नई गाड़ी लेना। वुड यू रेकमेंड दैट एवरीवन इन दिस ऑडियंस नाउ मूव्स टू इको फ्रेंडली व्हीकल्स? You believe 10 years from now, when you come on the India Today platform, maybe as Prime Minister, who knows in what form, will you support everyone here buying eco-friendly or hybrid cars? Is this the future? देखो, पहली बात क्या ये फ्यूचर है? हाँ, पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज टचिंग टू माई हार्ट। हमारे देश में 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है।
और डीजल और पेट्रोल और इस गैस के कारण बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। अवर पॉलिसी इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनस। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई थी योगायोग से, वो भी इंडिया टुडे के ही कार्यक्रम में था, तो मुझे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था, जब मैं शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात कर रहा था कि गाड़ी बंद हो जाएगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं हुई। अब आप समझिए कि एक कार या स्कूटर, हमारे यहां एक पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और डीजल का 110 रुपए। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो खर्चा है 8 रुपए 120 रुपए की तुलना में। अगर आप फ्लेक्स इंजन इथेनॉल पर गाड़ी लेंगे जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है, मेरे पास गाड़ी है वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा, मैंने देखी है वो। 6 एमिशन नॉर्म की, वो गाड़ी में पेट्रोल का एवरेज पेट्रोल की तुलना में करोगे तो 25 रुपए लीटर आता है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में इतने अल्टरनेटिव पैदा हुए हैं कि मुझे लगता है कि हमारे देश में दिल्ली जैसे शहर में जो प्रदूषण हो रहा है, अभी परल इससे बायो सीएनजी बन रहा है। अभी मैंने बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की, वो पेट्रोल की मोटरसाइकिल 1 लीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपए 25 पैसे पेट्रोल लगता है और सीएनजी में 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपया लगता है। एलएनजी का ट्रक जब चलता है तो 100 रुपए का डीजल जहां लगता है वहां 40 रुपए का एलएनजी और 50 रुपए का सीएनजी लगता है और इलेक्ट्रिक 10 रुपए का लगता है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% 16% है, चाइना की 8% है। और मैं जो 36 ग्रीन हाईवे बना रहा हूं और अगर फ्यूल में हमने चेंज किया तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% होगी और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 1.5 गुना होगा। सर एक कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिक कार अभी भी लोग इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। Not enough EV नॉट stations. इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इतना गलत बोल रहे हो सर नहीं है। 100% गलत बोल। मैं आपको बताता हूं, एक नाम बताओ मेरे को जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाती है, स्कूटर, उसको एक बार बताओ, मैं आपको समझाता हूं क्या प्रॉब्लम है। एक स्कूटर दिन भर में बजाज और टीवीएस ने स्टडी किया, वो 24 से 26 किलोमीटर चलती है और स्कूटर एक बार रात को रख दी तो चार्ज होती है 150 किलोमीटर के लिए। एक कार दिन भर में मैक्सिमम 55 किलोमीटर चलती है, ये स्टडी हुआ है, और चार्ज होती है 350 किलोमीटर के लिए। अब प्रॉब्लम कहां है जो तुम बोल रहे हो? मुंबई से दिल्ली अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाओगे तो प्रॉब्लम है। मैं 670 जगह रोड साइड एमिनिटीज बना रहा हूं और उसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं और इसलिए जहां हम लॉन्ग 500-600 किलोमीटर पे जाएंगे वहां ये प्रॉब्लम है, बाकी जगह ये समस्या नहीं है। और जैसी जरूरत पड़ रही वैसे चार्जिंग स्टेशन भी खुल रहे हैं और इसकी अभी कोई अड़चन नहीं। और 200% राइज इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, 200% राइज। ओके, वी आर गोइंग टू एंड नितिन गडकरी जी, बट क्योंकि आप मुंबई में हैं, आप एक तरह से मुंबई भी आपके लिए आपका प्यारा शहर है, तो आज जैसे जैसे शाम हो रही है, आज आपका डिनर का प्लान क्या है? क्योंकि यू नो ऑल द नाइस प्लेसेस इन मुंबई। इस ऑडियंस को आपने ईवी के बारे में तो बता दिया, अब आज बताइए कि अगर रात को कहीं अच्छी जगह डिनर के लिए जाना है तो कहां जाना चाहिए? मैं एक ही बात बताता हूं कि देश में खाने के लिए सबसे जन्नत अगर कोई सिटी है तो मुंबई है। अरे क्या बात। और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी एनी फेवरेट आपकी? मेरी फेवरेट मुंबई। नहीं, फेवरेट प्लेस मुंबई में कोई? बहुत प्लेसेस है। अभी मेरा एक कार्यक्रम हुआ तो मैंने एक पुणे के रेस्टोरेंट का नाम लिया, वो इतना तंग आ गया कि उसका बोले मैं बंद कर दूंगा, इतने गिराए उसके यहाँ चले गए। अब मैं ये बताने का नहीं, पर आपको रात को चुपचाप ले जाकर फुटपाथ पर बढ़िया फूड खिलाऊंगा। चलिए नितिन गडकरी जी, और अब जब आप रात को हमें ले जाएंगे ये भी बताइएगा कि कौन वो व्यक्ति था जिन्होंने कहा नितिन गडकरी जी देश का प्रधानमंत्री आप ही बनिए। प्राइवेट में बता दीजिए, ओवर पाव भाजी। एक्चुअली राजदीप, जिस तरीके से नागपुर में उन्होंने जो पत्रकारों का सम्मान या अवार्ड दे रहे थे, वो एक अवार्ड ही दे दिया खबर देके। मुझे लगता नहीं है कि वो इतना अवार्ड हमें इतनी जल्दी मिल पाएगा। नहीं, द थिंग इज वी आर गोइंग टू हैव पाव भाजी टुनाइट एट सरदार। तुम्हारा अवार्ड ऐसा है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। So we are going to have pav bhaji at Sardar, then go to Bachelors for Sitafal ice cream, and by then Nitin Gadkari will certainly tell us who was the leader who told him, Gadkari ji, चलो बहुत हो गया, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। Nitin Gadkari, ladies and gentlemen. Thank you very much. Namaskar.